इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझेंगे और उसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अगर समझें तो इसके पहले हम लोग को सबसे समझना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है। सो इसके बारे में जानने से पहले आप लोग को स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में जानना पड़ेगा। आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है। उसको वो किस कैटेगरी में आता है? सिस ट्रांस वाला वो आ जाता है हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है। और वहीं ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्म है? ये वाला अपन लोग का ट्रांस वाला फॉर्म है। ठीक है। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होता है, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते और वे उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, फार्मूला इज सेम। लेकिन उनका क्या होता है, वो आइसोमर्स जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को, पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स का एग्जांपल में देखते हैं तो वो जैसे अगर एक कार्बन है और अगर कहीं उसका चारों वैलेंसी अगर कहीं अलग अलग ग्रुप अगर कहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो होता है ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है। तो कौन कौन ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इसका, इसका प्रिंसिपल क्या है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक क्या लिया जाता है, नॉर्मल लाइट लिया जाता है, नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिए, नॉर्मल लाइट। तो नॉर्मल लाइट में होता क्या है कि उसका जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। उसका वाइब्रेशन क्या होता है, सभी डायरेक्शन में होता है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं, निकॉल प्रिज्म से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं? निकॉल प्रिज्म से। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजर। ठीक है। पोलराइजर से जैसे ही पास कराते हैं तो ये क्या होता है, पहले क्या था, नॉर्मल लाइट में सभी तरफ वाइब्रेशन था। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसका वाइब्रेशन बच जाता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब अगर कि लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस लाइट का वाइब्रेशन सिर्फ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच जाएगा। उसके बाद इसको सैंपल से पास कराते हैं। सैंपल मतलब कि वही हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो इसको अगर सैंपल में डाल दिए हैं तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, सो PPL। तो अगर कहीं ये प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर दिया तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर कहीं ये प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में अगर कहीं मूव किया तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। ठीक है ना। लेफ्ट से लीवो याद रख लो और राइट के लिए डेक्स्ट्रो। ठीक है ना। लेफ्ट से लीवो। और ये जो रोटेट कर रहा है पेन पोलराइज लाइट, इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया जाता है जो इस लाइट के उसको बताता है कि ये किस डायरेक्शन में कर रहा है रोटेट। ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, तो कौन कौन सा कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक कंपाउंड्स का ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसको चाहिए एक कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब कि उसके चारों वैलेंसी क्या होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए, जैसे CH3 C2H5 एंड Cl। तो इसका क्या है, ये जो कार्बन एटम है इसका चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाइड है, तो ये क्या है, कायरल सेंटर है। इसको क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं। और ये कायरल सेंटर होने की वजह से ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। दूसरा चीज ये भी देखा जाता है कि अगर कहीं मान लीजिए इसी कंपाउंड को अगर कहीं हम लोग क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में अगर कहीं ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो उस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है। तो ये H है, ये CH3 है। तो ये क्या है, ये इसका मिरर इमेज है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या होगा,
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा। जैसे हमारा हैंड है, ये दोनों हैंड है, ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अगर इसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, पूरा सुपर इम्पोज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, दो तीन टर्म जो आप लोग को समझ में आना चाहिए, जो आप लोग को याद रखना ही है, वो दो चीज क्या है। एक होता है आप लोग का मीजो कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज व्हाट, रेसिमिक मिक्सचर। ये दोनों चीज इस चैप्टर में काम आएंगे, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या बोलते हैं कि मान लो हमारे पास अगर कहीं ये वाला जो वो है, अगर कहीं ये लीवो रोटेटरी है, ये सभी क्या है, प्रैक्टिकली बेस्ड होता है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा कि राइट डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक क्या है, लीवो रोटेटरी है। तो रेसिमिक मिक्सचर में होता क्या है कि जो लीवो रोटेटरी है वो भी 50% होगा, 50% लीवो रोटेटरी एंड द 50% विल बी व्हाट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। एक कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें 50% लिवो रोटेटरी हो, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये 50% मॉलिक्यूल लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और ये वाला राइट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा। ओवरऑल नो रोटेशन होगा, मतलब ये सोल्यूशन भले ही ऑप्टिकली एक्टिव है, भले ही इसमें कायरल सेंटर है, लेकिन ये ओवरऑल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और ये किस वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपनसेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से इन दोनों का रोटेशन कैंसल आउट हो जा रहा है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन हम लोग बोल रहे हैं। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है हम लोग का मीजो कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये मान लो CH3 है, ये CH3 है, ये OH है और ये भी OH है, ठीक है, H। तो होता क्या है बेसिकली, इसमें अगर कहीं आप लोग अगर कहीं RS नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये अगर कहीं ऑक्सीजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर, फिर सेकेंड इस वाले कार्बन को दे जाएगा, फिर ये 3 नंबर, तो ये क्या है, R है। लेकिन लो प्रायोरिटी ग्रुप हम लोग का क्या वर्टिकल में नहीं है, इसीलिए R की जगह ये हो जाएगा S, ठीक है। वैसे इसके लिए करेंगे तो 1 2 3, ये जा रहा है S, लेकिन लो प्रायोरिटी ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन इज नॉट ऑन वर्टिकल, सो इट विल रिवर्स टू R कंडीशन, ठीक है। तो एक जो है लाइट, अगर मान लो अगर कहीं इसका कोई रिलेशन नहीं है ना कि आर वाला डेक्स्ट्रो होगा या फिर एस वाला लीवो होगा या एस वाला लीवो, इसका कोई नहीं है। जो लीवो है और जो डेक्स्ट्रो है वो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड डाटा है, और आर एस हम लोग का नोमेनक्लेचर है। हाँ, ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि आर एस अगर कहीं कॉन्फ़िगरेशन लीवो रोटेटरी है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये वाला कार्बन, तो ये वाला हमेशा ही राइट डायरेक्शन पे रोटेट कर, दोनों का रोटेशन अपोजिट होगा, ठीक है। तो सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग रोटेशन करने के कारण प्लेन पोलराइज लाइट का ये ओवरऑल इनएक्टिव होता है, ओवरऑल ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन क्यों, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल में होता है इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है, कोई भी अगर कहीं ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो उसके लिए होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होना चाहिए, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आगे है इलिमिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड E1 CB एलिमिनेशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन होता क्या है, E मतलब एलिमिनेशन, वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिमोलिकुलर ऑर्डर, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे SN1 होता है वैसे ही E1 होता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये RDS होता है, जिनमें ये मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। और इसके लिए एलिमिनेशन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, पहला कंडीशन तो ये है। इवन एलिमिनेशन में सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है उनमें कोई लिविंग ग्रुप होगा, जैसे एक्स को मैंने मान लिया है लिविंग ग्रुप, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पहले स्टेप में RDS में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, ये लीव करता है और कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हो कि E1 रिएक्शन में क्या होता है,
कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बेस आता है और ये प्रोटॉन लेता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन, ये इधर जाके एक पाई बॉन्ड बना देता है और अल्कीन हम लोग का बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आरडीएस में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट मतलब कि मान लो आरएक्स है, ठीक है ना, इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब बेस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। बेस हैज़ नो रोल टू प्ले, नो रोल टू प्ले। ठीक है, और जो रेट ऑफ इलिमिनेशन है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, मतलब कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल उतना इजीली इवन एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है इवन एलिमिनेशन के लिए वो होता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, इसको नोट करेंगे। सेकेंड जो है ई टू एलिमिनेशन है। ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि इसका जो आरडीएस होता है ये होता है टू स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलिमिनेशन। इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, जबकि ई टू एलिमिनेशन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें सेम ही स्टेप में क्या होता है, बेस अटैक करता है, ये यहाँ जाता है और ये ऐसे निकलता है। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करता है और डायरेक्टली हम लोग का अल्कीन बन जाता है। आप लोगों ने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है ना, बेस और सबस्ट्रेट दोनों ही इन्वॉल्व है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो इनका पावर 1 1 है, तो ओवरऑल ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा, मतलब बेस का कंसंट्रेशन भी इसके रेट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए भी जो क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यही होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ई टू एलिमिनेशन में अप्लाई होगा, दैट एंटाई एलिमिनेशन होता है इसमें, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन मतलब कि जो लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन में कोई हाइड्रोजन होगा तभी ही एलिमिनेशन होगा। ठीक है ना, कोई क्या होना चाहिए, एंटी हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क करके इसको रख लो। एंटी एलिमिनेशन मतलब इसको बोलते हैं कि एंटी पेरिप्लेनर लिविंग ग्रुप, एंटी पेरिप्लेनर लिविंग ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ऐसा लिखा था। थर्ड है इवन सीबी। इवन सीबी रिएक्शन वहाँ होता है जहाँ पर स्टेबल कंजुगेट बेस बन पाए, मतलब कि मान लो ये कोई हमारा सबस्ट्रेट है, पीएच इज डिनोटिंग द फिनाइल ग्रुप, दैट इज बेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन। तो जैसे ही बेस आएगा पहले प्रोटॉन लेगा इस हाइड्रोजन से और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बना देगा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस फिनाइल रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्ब एनायन बनता है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट क्या है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, इवन सीबी रिएक्शन में, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, हाँ, तो ये क्या है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्ब एनायन ऐसे आएगा और ये क्या करेगा, ये ग्रुप लीव कर जाएगा और हमारा अल्कीन बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल नीचे दिया है, ये बेस आएगा, ये प्रोटॉन लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये कार्बोनियल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है ना, माइनस आर इफेक्ट, इसमें भी रेजोनेंस दिखाएगा ऐसे, तो इसकी वजह से स्टेबल होता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये ब्रोमीन निकाल देगा और ये हम लोग का अल्कीन बन जाएगा। इवन सीबी, इवन स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड सीबी स्टैंड्स फॉर द कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। ठीक है, ये कंजुगेट बेस। आगे हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस विद द मेटल्स। सो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम के साथ। तो हम लोगों ने ले लिया है एक अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर क्या होता है, ईथर मतलब कि ऑक्सीजन, इधर आर ग्रुप, इधर आर ग्रुप, ये होता है ईथर। ड्राई ईथर मतलब कि देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ वाटर, नो ट्रेसेस ऑफ
वाटर, इसीलिए इसको ड्राई ईथर बोल देते हैं, ठीक है ना। ईथर एक्चुअली में लिक्विड ही होता है, लेकिन उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा बिल्कुल भी, इसीलिए उसको ड्राई ईथर बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये मैग्नीशियम क्या करता है, इस कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है और RMgX बनता है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, RMgX क्या करता है, ये मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव हेलोजन के लिए, क्योंकि ये मेटल है तो क्या हो जाएगा, ये +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, और इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी -1 चार्ज, तो बेसिकली ये R माइनस Mg2+X- इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, एंड इवन वी कैन से बेस। और ये जो रिएक्शन होता है ये एब्सेंस ऑफ वाटर में होता है, क्योंकि अगर कहीं जैसे ही अगर कोई भी प्रोटॉन डोनर मिला, इसको कोई भी प्रोटॉन डोनर मिला, मतलब कि प्रोटॉन डोनर मतलब वाटर मिल गया, फिनॉल मिल गया, है ना, या फिर कोई भी अल्कोहल मिल गया, एसिड मिल गया, तो ये तुरंत क्या करेगा, H+ ले लेगा और ये बन जाएगा RH+MgXOH। तो ये क्या है था, तुरंत ही क्या हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको इन द एब्सेंस ऑफ वाटर में कराया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखना। सेकेंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, कपलिंग रिएक्शन शो करता है, और कपलिंग रिएक्शन शो करके क्या करता है, ये क्या करता है, अल्केन बनाता है डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला। जैसे यहाँ से क्या किया, 2 सोडियम किया, ठीक है ना, और इसको ऐसे डिनोट करो, यहाँ से 2 सोडियम और यहाँ से 2 हेलोजन, और R ऐसे जुड़ गया, 2 टाइम्स ऑफ NaX, ठीक है, ऐसे। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड जो RX है, ठीक है, इन लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। लेकिन जो अराइल हैलाइड्स हैं, हेलो एरीन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब क्या समझे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये रिएक्शन नहीं देते, इसका मतलब ये है कि कैसे समझे। हम्म तो अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल आने के लिए सबसे पहले ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और ये हेलोजन को निकाल देगा, है ना। ये खुद न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और हेलोजन को निकाल देगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है, इजिली फेवर नहीं करता है। तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि मान लो कोई भी हेलोजन है, मान लो यहाँ मैं क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या करता है, क्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ रिजोनेंस में रहता है, ठीक है ना, रिजोनेंस दिखाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इस प्रकार से क्या करता है, ये क्या होता है, रिजोनेंस दिखाने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इट इज़ हार्ड टू ब्रेक। इसीलिए क्या नहीं जाते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं जाते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं जाते हैं। अगर कहीं SN1 रिएक्शन गया तो वहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। और हम सभी को पता है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। और आप लोग को पता होगा कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, क्योंकि हमेशा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में जो sp3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन sp2। और sp वाले तो क्या होता है, स्टेबल होते ही नहीं है। तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये SN1 रिएक्शन भी नहीं जाता है। हालांकि ये वाले जो हैं वो दो प्रकार के रिएक्शन जाते हैं। पहला होता है बेंजाइन मैकेनिज्म से जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा जाता है एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन जाता है, ठीक है। सो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली वही बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मतलब बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या करता है, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में होता है विद एन वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो होता क्या है, यहाँ पर से ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिप्रोटोनेट करता है, फिर यहाँ जाता है और ये निकल जाता है क्लोरीन, और कुछ इस प्रकार का बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, जहाँ इस और इस कार्बन के बीच में क्या होता है,
2 पाई बॉन्ड होता है। हालाँकि ये भी एरोमेटिक ही होता है, एरोमेटिक होता है। ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये स्यूडो पाई बॉन्ड होता है, ये परफेक्टली पाई बॉन्ड नहीं होता है। उसके बाद क्या करता है नेक्स्ट टाइम जो OH माइनस है वो यहाँ आता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेता है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो, और फाइनली हम लोग का फिनॉल बन जाता है। इसको क्या मेथड बोलते हैं? इसको डाउस मेथड बोलते हैं, डाउस मेथड बोलते हैं, डाउस मेथड। ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है ये है हम लोग का एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। पहला वाला क्या था? इलिमिनेशन एडिशन था। पहला वाला था इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन था। सेकेंड वाला है एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को ARSN2 भी बोलते हैं। सो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? एडिशन होता है। यहाँ से ये भी बेसिक मीडिया में होता है और थोड़ा हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में इलिमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में एडिशन होता है। ये क्या करके यहाँ एडिशन करता है और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे उतना ही फास्ट ये रेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन होता है। तो ये बेसिकली बनता कैसे है? ये क्लोरीन, ये OH, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आया तो ये नेगेटिव, NO2, ये और ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये NO2 स्टेबलाइज करता है, ये आगे रेजोनेंस करता है, ये यहाँ जाता है तो ये भी उसको स्टेबलाइज करता है। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है? ये क्लोरीन क्या करता है? लीव कर जाता है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाता है और फाइनली हम लोग का ये बन जाता है। ठीक है ना। आगे जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब तक हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये है क्या? ये है अपन लोग का क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोबेंजीन। ओके। एंड जब हम लोग इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस मतलब कि देयर इज नो वाटर, मतलब कि मॉइस्चर बोल सकते हैं, देयर इज नो मॉइस्चर। ठीक है, कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या करता है? क्लोरीन क्या करता है? रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन देता है जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। चूंकि क्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे कम नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि पास में है, और पैरा वाले पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला माइनर होगा। ठीक है। आगे सेम टू सेम अगर कि HNO3 कंसंट्रेटेड H2 से 4 से ट्रीट करें तो नाइट्रेशन होता है और नाइट्रेशन होने पर ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। सेम टू सेम इसमें भी पैरा वाला ही मेजर होता है। ठीक है ना। एंड सिमिलरली जब हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, और ये वाला था हेलोजिनेशन। तो अगर कहीं हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसमें भी पैरा वाला ही मेजर होता है। आगे जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, एंड द सेकेंड वन इज द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। सो अल्काइलेशन में क्या होता है? हम लोग का हेलो अल्केन्स जो है, हेलो अल्केन जो है, ठीक है, हेलो अल्केन जो है वो क्या करता है? उसका जब रिएक्शन हम लोग एनहाइड्रस Cl3 के साथ कराते हैं, ये क्या है? एक लिविस एसिड है। तो ये क्या करता है? इस क्लोरीन को ले लेता है ये लिविस एसिड, और ये क्या हो जाता है? एक प्रकार का कार्बोकेटाइन के तरह एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल ही है जो क्या करता है? इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। इसमें भी पैरा वाला ही मेजर होता है। ठीक है, ये ऑर्थो वाला है। सिमिलरली असाइलेशन में क्या होता है? सेम टू सेम एनहाइड्रस AlCl3 इसको क्लोरीन को ले लेगा और ये कार्बोकेटाइन बनता है। इस ये एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट करता है, C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना। सॉरी सॉरी, इसके पास नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ ये। इसको बोलते हैं एसिलिनियम आयन, एसिलियम असाइलियम आयन, है ना, एसिलियम आयन। तो ये क्या करता है? ये कार्बन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत ये पाई बॉन्ड अपने तरफ तोड़ेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। और ये क्या करता है? रेजोनेंस की वजह से इसके ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इसमें भी पैरा वाला ही
मेजर होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल। सो रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग का देखना है कि जो रिएक्शन जैसे अल्काइल हैलाइड देते थे वैसे ही क्या देते हैं, अराइल हैलाइड्स भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक क्लोरोबेंजीन। सबसे पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का अराइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग वुड्स फिटिंग, ठीक है ना, पहले हम लोग फिटिंग देख लेते हैं फिर वुड्स फिटिंग देख लेंगे। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दो अराइल हैलाइड्स होते हैं, अराइल हैलाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कपलिंग रिएक्शन टाइप का शो करते हैं, जिसमें क्या होता है दोनों हैलोजेंस क्या होता है NaCl बन के निकल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और दोनों ही अराइल ग्रुप मतलब कि फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, इसके पहले हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन देखा था। वुड्स रिएक्शन में वो क्या रहा था, यहाँ पर RX था, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो यहाँ पर भी वैसी टाइप का रिएक्शन हो रहा था, आर आर बन रहा था। लेकिन मान लो हमारे पास एक अराइल हैलाइड है और एक अल्काइल हैलाइड है, तो वो क्या करेगा, इसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन भी हो रहा है, फिटिक किसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक्चुअली सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो भी एरो के ऊपर दिखता है वो क्या होता है, जनरली सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आर मतलब कि AR बनता है, मतलब कि ऐसा, यहाँ पे मान लो आर की जगह CH3 हो, C2H5 हो, जो भी हम लोग आर लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये आर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा आप लोग को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे कि किस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, किस में पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो हमेशा याद रखना, हमारे जो बेंजीन रिंग है उसमें दो प्रकार के ग्रुप जुड़े होंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है ना, OR हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, ठीक है, OC डबल बॉन्ड OR हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या हो सकता है, CR ये हो गया, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है ना, CH3 हो गया, है ना, जैसे CH3 मतलब कि CCl3 हो गया, ये ग्रुप जुड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले में हमेशा ही मेटा प्रोडक्ट बनता है, मेटा प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑर्थो भी मेजर बनता है, ऑर्थो भी बनता है, और पैरा भी बनता है, पैरा भी बनता है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ तीन केस जिसमें ऑर्थो मेजर होगा, बाकी सब में पैरा मेजर होगा, ठीक है ना। ऑर्थो मेजर होने के लिए यहाँ पर चाहिए CH3 कोई अल्काइल ग्रुप हो, या फिर O- हो, या फिर क्या हो, O- हो, या फिर यहाँ पर CH2- हो, ठीक है ना। इस तरह के ग्रुप होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा। पैरा प्रोडक्ट किस में मेजर होगा, जैसे OH है, ठीक है ना, OR है, NH2 है ना, ये सब एक दो क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल केस में आप लोग को बता देता हूँ जिससे आप लोग को परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें हमेशा मेटा प्रोडक्ट ही मेजर होगा, जैसे NO2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सब में कहाँ आएगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। आप लोग को मैं एक दो एक्सेप्शनल केस बता देता हूँ। क्या हो गया कि ये कई कुछ एग्जाम में पूछ देते हैं, तो ये क्या होता है, अगर कहीं यहाँ पर फिनॉल है, और अगर कहीं आप लोगों ने राइमर टीमर रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी पढ़ेंगे आप आगे, तो उसमें ऐसा ही होता है कि क्या कहते हैं, NaOH होता है प्लस CHCl3 होता है। तो इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कार्बिन होता है। आप लोग को ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ मैं बताऊंगा एक्चुअल में। इसमें क्या होता है, ऑर्थो में ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में डालने के कारण ये क्या होता है, O- की तरह O- बन जाता है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, और ये प्रोडक्ट बनता है CHO, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड ये आगे पढ़ोगे आप लोग, काफ़ी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये आगे जो चीज़ है वो है हम लोग का इसी में अगर कहीं एक रिएक्शन देखते हैं, ये OH है, ठीक है ना, और ये FeCl3 प्लस Cl2, मतलब हम लोग का क्लोरीनेशन कराना है, ठीक है ना, क्लोरीनेशन कराना है। अ, मान लो क्लोरीनेशन कराएंगे,
तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए। तो APCl3 क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर देता है, ये OH पॉजिटिव FeCl3, जिसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है मेटा पोजीशन पर लग जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, ऐसी पढ़ाई करती रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और ये एक रिविजन सेशन है। ठीक है ना, जिसमें आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग का अच्छा होगा करेंगे, एक बार आप NCERT रीड करके आएँ या फिर खुद से पढ़ के आएँ। थैंक यू, बाय बाय।